भारत के उदारवाद के पोषक व समर्थक जो राष्ट्रीय नेता माने जाते हैं वे हैं दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे और गोपाल कृष्ण गोखले। लगभग इन सभी उदारवादी नेताओं ने उच्च पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की थी। उन पर पश्चिमी साहित्य व संस्कृति का गहरा प्रभाव था। वे रहन सहन, आचार विचार में पाश्चात्य दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रभावित थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1902 में अहमदाबाद कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में कहा था, हमारे मन पश्चिम के साहित्य में डूबे हुए हैं। अंग्रेजी इतिहास के पृष्ठों में वर्णित सार्वजनिक गुणों के महान आदर्शों से हमारी आत्माओं को प्रेरणा मिली है। भारतीय उदारवाद पाश्चात्य साहित्य और संस्कृति से प्रभावित नहीं थे, वरन वे ब्रिटिश जाति एवं ब्रिटिश शासन के भी प्रशंसक थे। वे ब्रिटिश शासन को भारत के लिए ईश्वर की देन मानते थे। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में बोलते हुए रहीमतुल्लाह सयानी ने कहा था, अंग्रेजों से बढ़कर सच्चरित्र एवं विद्वान ईमानदार जाति सूर्य के नीचे नहीं बसती। पंडित विशंबरनाथ ने इसी प्रकार की धारणा को व्यक्त करते हुए लिखा, कांग्रेस आंदोलन उस स्वतंत्रता के वरदान का श्रेष्ठ जीवित प्रमाण है जिसका हम ब्रिटेन के शासन के अंतर्गत प्रसन्नतापूर्वक उपयोग करते हैं। उदारवादी नेताओं में प्रमुख रहे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक नेताओं में सर्वप्रथम नाम निसंदेह दादा भाई नौरोजी का ही लिया जाता है। उन्होंने अपने जीवन के 61 वर्ष राष्ट्र सेवाओं में व्यतीत किए, इसीलिए उन्हें सम्मानपूर्वक भारत के वृद्ध पितामह के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 4 सितंबर 1825 को गुजरात के नवसारी जिले में हुआ और 14 वर्ष की अल्प आयु में ही पिता का देहांत हो गया। इस कारण आपकी शिक्षा प्राप्ति का कार्य माता के नेतृत्व में ही संपन्न हुआ। एल्फिस्टन कॉलेज से 20 वर्ष की आयु में बम्बई नगर के सर्वाधिक योग्य छात्र के रूप में स्वीकार किए गए। 1853 में बम्बई एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक आप भी रहे। 1867 में आपकी प्रेरणा से ही लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1892 में से 95 तक उन्होंने ब्रिटिश संसद का सदस्य रहने का भी अवसर प्राप्त किया। इंग्लैंड में आपको यह सदस्यता आप वहाँ के उदारवादियों के सहयोग से ही प्राप्त हुई थी। ब्रिटिश सांसद रहते हुए आपने रॉयल आयोग का गठन किया। इसका उद्देश्य भारतीय व्यय का निरीक्षण तथा जांच करना था। इस कमीशन को वेल्वी कमीशन भी कहा जाता है। 1901 में दादा भाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण का विस्तृत एवं तर्कपूर्ण विश्लेषण कर एक दृष्टि से यह जो ग्रंथ था यह भारतीय राजनीति एवं समाजवाद चिंतन में आर्थिक दृष्टिकोण का महाभाष्य बन गया। अब दादा भाई नौरोजी के विचार। दादा भाई नौरोजी द्वारा राजनीतिक विचारों की जो बात कही गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दादा भाई नौरोजी का रहा। इन्होंने प्राध्यापक के रूप में अपने जीवन को प्रारंभ किया और कांग्रेस के अध्यक्ष पद भी उन्होंने सुशोभित किया। इस अंतराल में उन्होंने व्यावसायिक, प्रशासक, संसद सदस्य आदि का अनुभव प्राप्त किया। ब्रिटिश शासन को स्वतंत्रता और
प्रतिनिधि शासन की जननी समझते हुए उनके प्रति इनकी अपूर्व निष्ठा थी। उन्होंने व्यक्त किया कि ब्रिटिश शासन में भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए असीमित रूप से भलाई है और कोई भी विचारवान भारतीय उसको हानि नहीं पहुंचाना चाहेगा। दादाभाई नौरोजी ने उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रार्थना एवं याचिका का मार्ग अपनाया, परंतु उनके द्वारा प्रेषित याचिकाएं अधिकारों के लिए, न्याय के लिए, सुधार के लिए थी, ताकि ब्रिटिश संसद यह जान सके कि भारतीयों की अभिलाषा क्या है तथा भारतीय जनता उनके विषय में किस प्रकार सोचती है। अपनी इसी वैचारिक स्वतंत्रता व मौलिकता के कारण कहा करते थे कि स्वतंत्रता ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक भारतीय को जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त है। ब्रिटिश ध्वज के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। वस्तुतः स्पष्ट है कि दादाभाई नौरोजी का यह विश्वास था कि भारत की राजनीतिक सत्ता नैतिक आधार पर आधारित है। उनका कहना था कि किसी भी राजनीतिक सत्ता का आधार पाशविक शक्ति नहीं बल्कि पारस्परिक विश्वास, जन इच्छा एवं नैतिकता ही होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा, आप शस्त्रों या क्षणिक पाशविक शक्ति से साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका संरक्षण केवल शाश्वत नैतिक शक्ति से ही कर सकते हैं। इसीलिए ब्रिटिश शासन के पास कितनी भी सैनिक शक्ति क्यों न हो, उसकी सुरक्षा व स्थायित्व वस्तुतः भारतीयों के संतोष पर निर्भर करती है। अतः यदि ब्रिटेन उत्तेजनापूर्ण नीति अपनाता है तो उसके साम्राज्य का विश्रृंखलित होना अनिवार्य है। स्पष्ट है, दादाभाई नौरोजी ने राजनीतिक सत्ता के संबंध में एक शाश्वत सत्य पर जोर दिया। रानी विक्टोरिया द्वारा 1858 में किए गए घोषणा पत्र के अंतर्गत आश्वासनों पर वे पूर्ण विश्वास करते थे। उन्हें आशा थी कि कानून की समानता को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से वंचित नहीं करेगी। निसंदेह प्रशासन में समस्त उच्च पदों पर ब्रिटेन का एकाधिकार है और वे विदेशी शासक सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रशासनिक अनुभव भी अपने साथ ले जाते थे और इधर भारतीय बेरोजगारी का सामना करते हुए अपनी क्षमताओं को नष्ट होते देख रहे थे। अतः भारतीयों को उत्तरदायीपूर्ण उच्च शासनों से विलग रखना उचित नहीं है। इसी प्रकार से विचारों से प्रेरित होते हुए 1886 में उन्होंने कहा कि शिक्षित समाज को अपने पक्षधर बनाने के स्थान पर ब्रिटिश सरकार को विरोधी नहीं बनाना चाहिए। दादाभाई नौरोजी एक सफल व्यवसायी व्यक्ति भी थे। उन्हें आर्थिक समस्याओं की भी अच्छी जानकारी थी। अतः वे निष्कासन या निर्गमन का सिद्धांत द ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रतिपादन करने में सफल रहे। उन्होंने ब्रिटिश संसद में भारत की निर्धनता और आर्थिक समस्याओं की विशद रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने सर्वप्रथम भारतीय वित्त की समस्याओं में सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया तथा भारतीय आर्थिक दुर्दशा का नग्न चित्र आंकड़ों सहित ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भारत की संपत्ति का बहुत बड़ा भाग निम्न तरीकों से इंग्लैंड पहुंच जाता है। ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन के माध्यम से, दूसरा ब्रिटिश सैनिकों के उच्चतम वेतन एवं युद्ध कार्यालय की स्थापना से, तीसरा भारत सरकार द्वारा इंग्लैंड में खर्चा करने से और चौथा ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा लाभ के रूप में भारत से अतुल धन ले जाने से। इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश सरकार को बताया कि वह भारतीयों को उनके प्राकृतिक अधिकार से व आजीविका के साधनों से भी वंचित कर रही है। इसके साथ ही वे इस निष्कर्ष पर भी पहुँचे भारत की राजनीतिक दास्ता के लिए भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति ही उत्तरदायी है। अतः स्पष्ट है
कि दादा भाई नौरोजी का अधिकांश जीवन राष्ट्रोत्थान में ही व्यतीत हुआ। उनके इस दीर्घकालिक योगदान को संक्षेप में समेटना मुश्किल है। दादा भाई नौरोजी जीवन पर्यंत विशुद्ध चिंतन, विशुद्ध संभाषण तथा विशुद्ध कार्यों के प्रतीक बने रहे। उन्होंने राजनीति को नैतिकता के आधार पर ग्रहण किया, अतः वे एक सच्चे निष्ठावान देशभक्त थे।